क्या स्टारलिंक भारत में एयरटेल और जियो को खत्म कर देगा और हमारी प्लेनेट अर्थ पर मौजूद एक ऐसा प्लांट जिसे हमारी अर्थ पर कौन छोड़ गया, भाई हमें ये तक नहीं पता। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर पुराने समय में मूवीज को एडिट आखिर किया कैसे जाता था? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाला हूं जो फॉर श्योर आज से पहले आपके सामने कभी भी नहीं आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। गाइस देखो, एक बात तो पूरे तरीके से क्लियर है कि जब भी हम इंसान किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं तो भाई हमारा सबसे बड़ा एम उस प्लेनेट पर जाकर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का होता है। मतलब देखो, हम चांद पर गए तो हमने वहां की मिट्टी के कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और मतलब हम जितना वहां पर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे भाई हमने वो करके देखा है। इसके बाद हम स्पेस में गए तो हमने स्पेस में अपने प्लांट्स और वेजिटेबल को उगा कर देखा। तो इस पॉइंट पर आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि यार हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो परजीवी हैं ये पिछले कई सौ सालों से हमारी अर्थ पर विजिट करते हैं। तो अगर ये हमारी अर्थ पर विजिट करते हैं तो भाई फॉर श्योर ये अपने साथ भी बहुत सी चीजें लेकर आए होंगे जिनको लाकर इन्होंने ये देखा होगा कि भाई यहाँ पर ये कैसे रिएक्ट कर रही हैं या कैसे ग्रो कर रही हैं। राइट, इन्होंने भी तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना। तो भाई क्या उसका कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ हमें देखने को मिलता है? एंड द आंसर इज यस। तो देखो गाइस, बात बिल्कुल सीधी सी है कि हमारे इस पूरे ही प्लेनेट पर जितने भी प्लांट्स और ट्रीज डेवलप होते हैं उनके अंदर हमें एक सर्टेन ग्रोथ या फिर एक डेवलपमेंट का पैटर्न ना वो आसानी से देखने को मिलता है। लेकिन उससे उलट क्या आपको पता है कि हमारे प्लेनेट पर एक ऐसा प्लांट भी मौजूद है जिसके ऊपर भाई रिसर्च करते करते 50 से 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक भी कोई भी रिसर्चर ये नहीं बोल सकता है कि ये प्लांट हमारी धरती से ही बिलोंग करता है। और उस प्लांट का नाम है वेलवेट्स चिया। एक्चुअली गाइस देखो, ये प्लांट ना सिर्फ और सिर्फ नामीबिया के डेजर्ट में ही पाया जाता है जहां पर भाई ना एक सिंगल ड्रॉप पानी भी अवेलेबल नहीं होता। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये प्लांट लगातार 2000 सालों से भी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। और ये प्लांट ना देखो कुछ इस तरीके से अपनी लीफ को दोनों ही तरफ डेवलप करता है और इन 2000 सालों के टाइम पीरियड के दौरान ये लीफ ना ही जमीन पर गिरती हैं और ना ही दोबारा से रीग्रो होती हैं, बस ये इसी तरीके से लगातार स्प्रेड होती रहती हैं। अब गाइस देखो, एक चीज जो इस प्लांट को काफी ज्यादा अजीब बनाती है वो ये है कि अगर बाई चांस कभी आपके दिमाग में आ जाए कि जी इस प्लांट को तो मैं जरा जमीन से उखाड़ कर देखूं, तो देखो गाइस जैसे आप इस चीज को करोगे ना तो रैंडमली ये प्लांट आपके ऊपर एक ऐसे केमिकल को भी स्प्रे करेगा जो कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर जाएगा वो आपकी बॉडी को सेमी पैरालाइज कर देगा। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में जो भी बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं भाई वो इसे प्लांट नहीं बल्कि एक लिविंग फॉसिल मानते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है एक ऐसी टेंडेंसी या फिर बिहेवियर को रखता है जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ की कोर नेचर से तो भाई बिल्कुल भी अलग है। और इसलिए भी आज भी इस प्लांट की मिस्ट्री और प्रैक्टिकली ये प्लांट भाई कहां से आया है या कौन यहां पर छोड़कर गया है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, which is really strange। फैक्ट नंबर 6। गाइस अभी ना मैं आपको एक बेहद ही जबरदस्ती चीज बताने वाला हूं जो शायद इससे पहले आपने कभी भी नहीं सोची होगी, और ये है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग क्रिएचर मौजूद हैं उनके लिए धरती पर टाइम अलग अलग तरीके से चलता है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए अभी क्या गए कि एक बॉल मैं आप उठाऊं और उसको आपकी तरफ थ्रो करूं तो वो बॉल आपको अपनी तरफ आती हुई जिस स्पीड से दिखाई देगी, आपके बगल में अगर कोई मक्खी बैठी हुई है तो उसे वो बॉल लगभग आपसे आधी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जो मक्खी का रिएक्शन टाइम होता है ना भाई वो काफी ज्यादा कम होता है। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर ये चीज होती क्यों है? तो देखो गाइस, इस दुनिया में मौजूद हर एक क्रिएचर की आंखें और उसका दिमाग एक सेकंड में जितनी भी इमेजेस को प्रोसेस करता है उसे क्रिटिकल फ्यूजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब बात अगर इंसानों के दिमाग की जाए तो हमारा दिमाग लगभग हर सेकंड 7 इमेजेस को प्रोसेस करता है, जबकि बात अगर मक्खी की जाए तो मक्खी का दिमाग हर एक सेकंड में 250 इमेजेस को प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मक्खी को पूरी ही दुनिया फास्ट मोशन में और अपनी तरफ आते हुए ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में दिखाई देते हैं। तो देखो गाइस, ये तो बात हो गई अलग अलग क्रिएचर्स की। अब जरा वापस दोबारा से इंसानों के ऊपर आते हैं। तो देखो गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में टाकीसेकी नाम का एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें एक इंसान को भाई लिटरली पूरी दुनिया फास्ट मोशन में दिखाई देती है। मतलब देखो गाइस, कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीजें मतलब बहुत जल्दी हो जाती है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो गई, मतलब सेकंड के भी 1/10 या 1/20 हिस्से में जो चीजें हो जाती हैं वैसी फास्ट चीजें भी ना भाई इन इंसान को बड़े आराम से स्लो मोशन में दिखाई देती हैं। इस जस्ट लाइक कि आपने कभी किसी सुपर हीरो की मूवी देखी होगी, जैसे कोई फ्लैश हो गया तो जैसे जब फ्लैश भाग रहा है या कोई सुपर हीरो वो उड़ रहा है तो दिखाते हैं ना कि उसको आसपास की पूरी दुनिया जो है वो थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाई देती है।
ठीक वही सिनेरियो इन लोगों के साथ हर वक्त रियल लाइफ में होता है। और देखो गाइस, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस बीमारी के चलते हुए इनका दिमाग हाइपर स्टेट में जाकर एक सेकंड में लगभग 150, 200 और यहां तक कि कभी कभार तो 300 इमेजेस को भी प्रोसेस करता रहता है, जिसकी वजह से वो ना एक तरीके से सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। लेकिन देखो गाइस, इस बीमारी के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि ये लोग ना किसी एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं लगा पाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका दिमाग है ना कुछ ज्यादा ही कम समय में ज्यादा चीजों को प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से ना इन्हें हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी या फिर घबराहट सी लगती रहती है। बट देखो, इनकी इन्हीं सुपर पावर के चलते हुए भाई बहुत से देशों की आर्मी स्पेशली इन्हीं लोगों को जानबूझकर भर्ती भी करती है, ताकि टफ सिचुएशन में ये लोग अपने देश के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाएं। फैक्ट नंबर 5, गाइस देखो, इस दुनिया में बहुत सी कंट्रीज ने बहुत सी वॉर्स को बहुत से एडवांस इक्विपमेंट्स या फिर मेथड का इस्तेमाल करते हुए जीता है, और हम सबको ये पता है। बट व्हाट इफ कि एक दिन आपको अचानक से ये पता चले कि भाई इनिशियल स्टेज पर हमारे देश के जो राजा थे ना भाई, वो बड़ी सी बड़ी जंग को सिर्फ पत्थर गर्म करके ही जीत लिया करते थे। पर कैसे? एक्चुअली गाइस, ये चीज खुलकर इंडिया में कभी भी नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर हमारे देश में बहुत से ऐसे राजा भी हुए हैं जो नदी किनारे जो पत्थर पाए जाते हैं ना, सिर्फ भैया उनको गर्म करके ही जंग को जीत लिया करते थे। अभी चमत्कार कैसे होता था, चलो इसके पीछे की साइंस बताता हूँ। तो देखो गाइस, अक्सर नदियों के किनारे जो पत्थर मौजूद होते हैं ना, उन पर लगातार कई सालों से पानी बहता हुआ रहता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर बेसिस पर अगर देखा जाए तो वो पत्थर बाहर और अंदर पूरे तरीके से गीला हो जाता है। अब एक पत्थर जो अंदर से भी बुरी तरीके से गीला है, अगर आप उसे तेज स्पीड से गर्म करना शुरू करते हैं तो पत्थर के अंदर मौजूद नमी भाप बनकर पत्थर के मॉलिक्यूलर के बीच में जो बॉन्ड होता है ना भाई, उसके ऊपर प्रेशर को क्रिएट करती है। एंड एज अ रिजल्ट वो पत्थर ना भाई कुछ इस तरीके से फटता है कि मानो वो पत्थर नहीं बल्कि बड़ा वाला वो हो, मतलब समझ गया ना, बस उसका नाम नहीं ले सकता वीडियो के अंदर। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस टेक्निक को डिस्कवर हम भारतीयों ने किया, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि WW1 में बहुत सी कंट्रीज ने हम भारतीयों की इसी साइंस और इसी समझ को कैरी करके इस मेथड का इस्तेमाल अपने यहां पर भी किया। एंड गेस व्हाट, इस मेथड से बहुत सी कंट्रीज को WW1 में अच्छी खासी बढ़त भी हासिल हुई थी। तो देखो गाइस, ऑन अ टेक्निकल बेसिस अब आप ये कह सकते हो कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पुराने समय से हम भारतीयों की साइंस को लेकर जो समझ रही है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल ही रही है। फैक्ट नंबर 4, गाइस देखो, अगर आपको याद होगा तो आपसे कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको FRB के बारे में बताया था, जो बेसिकली फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं, जो कि स्पेस से एक सर्टेन टाइम के बाद हमारी अर्थ पर रिसीव होते रहते हैं, और उनका ओरिजिन क्या होता है भाई हमें नहीं पता होता। अब देखो गाइस, उस वीडियो को बनाए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, और अभी रिसेंटली एक और FRB, एक अजीब सा मतलब मिस्टीरियस FRB हमारी अर्थ पर दोबारा से रिसीव हुआ है। और इस बार भैया कुछ ऐसा ट्विस्ट हुआ है कि ये जो FRB रिसीव हुआ है ना, इसने हमारी यूनिवर्स को लेकर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको ही हवा में उड़ा दिया है। तो देखो गाइस, हमारी बेसिक साइंस ये बोलती है कि अगर कोई भी FRB किसी नेचुरल कॉज से जनरेट हो रहा है तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उस प्लेनेट या फिर स्टार के साइज पर डिपेंड करती है जहां से वो रेडियो वेव बनकर आई है। अब अगर आप न्यूज को देखते होंगे तो ये न्यूज आपने भी सुनी होगी कि एक छोटा सा स्टार है ना, जो कि हमारी यूनिवर्स के बिल्कुल ही लास्ट में कहीं मौजूद है, उससे एक अजीब सा रेडियो सिग्नल अर्थ पर रिसीव हो रहा है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई है न्यूज के थ्रू, ये पूरे ही तरीके से आधी है। एक्चुअली गाइस, जब आप इस चीज के ऊपर खुद से रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि खुद हमारे स्पेस रिसर्चर्स इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जिस तरीके की हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स हमें अर्थ पर रिसीव हो रहे हैं, वो इतने छोटे स्टार के द्वारा बना पाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिससे देखो गाइस, यहाँ पर ना 2 पॉसिबिलिटीज पूरे तरीके से जनरेट होती हैं। पहला, या तो हमने पूरी यूनिवर्स को लेकर जितने भी अभी तक प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो अभी तक पूरे तरीके से सही नहीं है और हमें यूनिवर्स के बारे में अच्छा खासा कुछ भी नहीं पता है, या फिर सेकंड, अगर ये सारी चीजें सही हैं तो ये रेडियो सिग्नल जनरेट होने का कॉज नेचुरल नहीं बल्कि कोई एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसके बारे में हमें नहीं पता हो। अब देखो गाइस, अगर ये सेकंड वाला रीजन पूरी तरीके से सही निकलता है तो ये बात तो पूरे तरीके से फिर क्लियर हो जाती है कि भाई इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं, और प्रैक्टिकली जिसने भी रेडियो सिग्नल को भेजा है उसे ये पता है कि भैया हम लोग अर्थ पर ही रहते हैं। वैसे अगर गाइस, अगर आप उस रेडियो सिग्नल की आवाज को भी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा लाइक कीजिएगा, थोड़ी रीच बढ़ेगी तो हम पे ज्यादा रिस्पॉन्सेस आएंगे। एंड आई एम डैम श्योर भाई आप सब लोगों के लिए वो आवाज भी मैं निकाल कर ही रहूंगा। फैक्ट नंबर 3, गाइस आपने भी बहुत से ऐसे सुपर हीरोज को तो जरूर देखा होगा, जब भी उन्हें चोट लगती है ना भाई, वो कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही सेकंड्स में भर जाती है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये वाली जो सुपर पावर है ना भाई, ये धरती पर मौजूद अब हर एक इंसान को मिलने वाली है। एक्चुअली गाइस, अभी हाल ही में L2 यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी सुपर स्किन को भी बनाकर तैयार किया है जो कि अच्छी खासी चोटों को 4 घंटे में, और वो होती है ना कि मतलब बहुत बड़े स्केल पर जल गया है, बहुत तगड़ी तरीके वाली जो चोटें होती हैं, उन तरीके की चोटों को भी महज 24 घंटे के अंदर भरकर पूरे ही तरीके से हील कर सकती है। बट प्रैक्टिकली ये होगा कैसे? तो देखो गाइस, बेसिकली इस सुपर स्किन में ना 4 तरीके की चीजें यूज की गई हैं। फर्स्ट,
हाइड्रोजेल। बेसिकली ये एक ऐसा स्पेशल जेल बेस्ड लेयर होती है जो कि हमारी इंसानी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना भाई, उनको रैपिडली रीजनरेट करती है। सेकंड, इनकी जनरेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कुछ अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स भी डाले गए हैं। एंड थर्ड, इसके अंदर नैनो फाइबर स्ट्रक्चर को भी डाला गया है, जिसे ना कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसे हमारी बॉडी खुद की स्किन मानने लगती है। मतलब कि देखो गाइस, होता है ना कि हमें बड़ी तगड़ी वाली चोट लग जाती है तो क्या होता है कि हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये हट जाती है। अब इसको ही भरने में 2 महीने 3 महीने का समय लग जाता है, लेकिन ये जो सुपर स्किन है ना भाई, जिसको जैसे ही आप अपने घाव के ऊपर रखोगे, हमारी जो बॉडी है ना, इसको तुरंत ही अपनी स्किन मानने लगेगी। अब बॉडी ने मान लिया कि भाई स्किन तो आ गई, कैसे आ गई, 2 या 3 मिनट के अंदर आ गई। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी कि बस उसके जो कोने कोने होंगे ना, उनको सील करके हील करने का काम करेगी, और प्रैक्टिकली इसलिए 4 घंटे के अंदर ये भर भी जाएगा। और लास्ट में गाइस, इसमें यूज किए जाते हैं बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो जैसे ही हल्के हल्के तरीके से रिलीज होते हैं, वो इस पूरे ही प्रोसेस की स्पीड को ना भाई 10 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसलिए भी आज की डेट में अगर बहुत गंदे तरीके से किसी भी इंसान को चोट लग जाए या फिर वो जल भी जाए, अगर ये स्किन उसके ऊपर लगा दी गई तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही वो इंसान ऐसे हील हो जाएगा कि मानो उसको कुछ हुआ ही ना हो। सो इन द लास्ट गाइस, अब आप ये बोल सकते हो कि आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर वुंड इंजरी अब एक तरीके से इतिहास ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि इस तरीके की चीजें हमारे साथ होंगी ही नहीं। और आप ये भी सोच सकते हो कि यार, इससे हम कितनी लाइफ या जिंदगी को आसानी से बचा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2 गाइज, आज की डेट में आप जब भी अपनी कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करते हो या फिर रील को शूट करते हो ना भाई, तो आपके पास बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से उसको एडिट कर सकते हो। अब देखो, इस तरीके की जो एडिटिंग होती है ना, उसको डिजिटल एडिटिंग कहा जाता है, जो प्रैक्टिकली आज की डेट में इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके आप चुटकी बजाते आसानी से कर भी सकते हो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि साल 1970 में या 1980 में जब डिजिटल एडिटिंग नहीं हुआ करती थी, तो उस समय पर अमिताभ बच्चन जी की या राजेश खन्ना जी की जो आइकॉनिक मूवीज होती थी भाई, उन्हें एडिट कैसे किया जाता था? नहीं तो चलो आज मैं आपको कुछ रेयर दिखाता हूं। एक्चुअली गाइज, उस समय मूवीज को एडिट करने के लिए कुछ इस तरीके की प्रॉपर मशीन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कहा जाता था स्टीनबैक एडिटर। अब देखो, बेसिकली इसमें एडिटर को ना मूवी में रिकॉर्ड की गई सारी ही रील्स या फिर फ्रेम्स को स्टेप बाय स्टेप देखना होता था, और उसके बाद उन्हें मैन्युअली कट करके सही पोजीशन पर लाकर दूसरी रील के साथ पेस्ट करना होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस समय पर अगर सीन में कोई भी चेंज चाहिए या फिर कोई भी इफेक्ट जनरेट करना होता था ना भाई, तब भी उसे जनरेट करने में 10 से 15 दिन आसानी से चले जाते थे, क्योंकि वहां पर काम कोई सॉफ्टवेयर तो करता नहीं था। देखो, काम कैसे करना पड़ता था, मैन्युअली करना पड़ता था, और अलग अलग तरीके की ट्रिक्स को इस्तेमाल करके करना पड़ता था। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए उस समय ना एक प्रॉपर मूवी को पूरा बनने में 2 साल या 3 सालों का समय लगता था, जो कि प्रैक्टिकली आज डिजिटल एडिटिंग के बेस पर हम उसी काम को सिर्फ 5 से 6 महीने में कर डालते हैं। अब देखो गाइस, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और ये मशीन भी सिर्फ उसी दौर में चला करती थी, तो आज की डेट में ना बहुत से लोगों को इस मेथड के बारे में पता तक नहीं है, और ना ही उन्होंने कभी ये मशीन देखी होती है। तो इसे देखने के बाद फॉर श्योर आप ये तो बोल ही सकते हैं कि भाई अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 1, क्या स्टारलिंक इंडिया में एयरटेल और जियो को पूरी तरीके से खत्म कर देगा? वेल गाइस, अब इतनी अजीबोगरीब बात मैं क्यों बोल रहा हूं, मुझे कुछ समय दीजिए और स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को हम और आप मिलकर समझते हैं। तो देखो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंट टाइम में स्टारलिंक को इलोन मस्क ओन करते हैं, और ये वही कंपनी है जिसने रिसेंट टाइम में अर्थ के ऑर्बिट में लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी लगभग 6750 सैटेलाइट्स को छोड़ रखा है, जो कि एक दूसरे के साथ लेजर कनेक्टिविटी के थ्रू डेटा को एक्सचेंज करती हैं। अब देखो गाइस, इस तरीके का जो सैटेलाइट बेस इंटरनेट होता है, उसके साथ सबसे प्रॉफिटेबल चीज ये होती है कि क्योंकि इसमें वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे हमें बिना टूटे आराम से मिलती रहती है। लेकिन अभी तक देखो गाइस, स्टारलिंक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि इनकी प्रॉपर सैटेलाइट्स अभी तक अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद नहीं थी, तो यहाँ पर ना उनकी इंटरनेट स्पीड काफी ज्यादा स्लो रहती थी, जो कि रिसेंट टाइम में स्टारलिंक ने काफी हद तक इंप्रूव कर ली है। तो देखो गाइस, ये तो बात हो गई स्टारलिंक के इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं स्टारलिंक के इंडिया को लेकर ऑब्सेशन की। तो देखो गाइस, आप चाहो तो खुद से भी इस चीज को इंटरनेट पर सर्च कर लेना, लेकिन जो ये स्टारलिंक कंपनी है ना भाई, ये इंडिया के अंदर एंटर होने का बहुत लंबे समय से भाई हर एक एक्सपेक्ट पर ट्राई कर रही थी, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट कंजम्पशन। बट सैडली हर एक बार किसी ना किसी चीज के चलते हुए स्टारलिंक के इंडिया के अंदर एंटर होने वाला जो दरवाजा था ना भाई, वो हमेशा ही बंद हो जाता था। बट रिसेंटली खुद जियो और एयरटेल ने आगे आकर अब स्टारलिंक को इंडिया के अंदर एंटर होने का एक गोल्डन चांस दिया है, जिसमें इन दोनों ही कंपनीज ने स्टारलिंक के साथ ये पार्टनरशिप की है कि भाई वो कंपनी है ना,
इन लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट की टेक्नोलॉजी देगी, साथ ही साथ इसके बदले में जियो और एयरटेल इंडिया के अंदर उन लोगों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर्स प्रोवाइड कराएंगे। अब इससे ना गाइस देखो बहुत तरीके के फायदे होंगे। पहला तो उन एरियाज में जहां पर इंटरनेट वायर नहीं है या फिर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वहां पर भी लोग हाई स्पीड इंटरनेट को यूज कर सकेंगे। सेकंड, क्योंकि इंटरनेट सैटेलाइट बेस्ड है और इस समय ये अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहा है, तो इसमें ना लेटेंसी रेट काफी ज्यादा कम है। मतलब देखो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप गेम खेल रहे होते हो तो वो लैग करता रहता है, या फिर वीडियो देख रहे होते हो तो कभी कभार वो बफर करने लगती है। वो परेशानी इस तरीके के इंटरनेट के साथ कभी भी नहीं आएगी। तो अब इस पॉइंट पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर खड़ा हुआ होगा कि भाई आकाश भाई, जब जियो और एयरटेल खुद स्टारलिंक को अंदर लेकर आ रहे हैं इंडिया में, सारा काम जो है वो पार्टनरशिप में ही हो रहा है, तो आखिर स्टारलिंक जियो और एयरटेल को इंडिया से खत्म कैसे कर देगी? तो देखो गाइज, इसके पीछे बहुत से मेजर फैक्टर्स मौजूद हैं जिसको अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी करने वाला हूं। तो देखो गाइस, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो अभी तक स्टारलिंक के साथ थी वो था इंडिया के अंदर बिजनेस करना, जिसके लिए उन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा था। हालांकि देखो जब मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूं उन्हें प्रॉपर तरीके से अप्रूवल अभी भी नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट जियो और एयरटेल उनके साथ जो है वो पार्टनरशिप कर चुके हैं तो उनको अब अप्रूवल बहुत इजीली मिल जाएगा। तो अब जब स्टारलिंक इंडिया के अंदर एंटर करेगी और कुछ समय के बाद स्टेब्लिश होने के बाद इस कंपनी को ये लगेगा कि भाई इंडिया इंटरनेट के केस में एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी यहां पर जनरेट होती है कि ये पार्टनरशिप टूटेगी और उस समय स्टारलिंक इंडिया के अंदर स्टैंड अलोन एक अलग कंपनी बन जाएगी, जो नो डाउट बहुत लंबे समय तक इंडिया के अंदर हम लोगों को सस्ते प्राइस में हाई लेवल वाला जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करेगी। और देखो गाइस, ऐसा इसलिए भी है कि पहला देखो स्टारलिंक जो है ना वो एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो बहुत अलग अलग कंट्रीज में सर्व करती है और वहां से भी पैसा कमाती है। सेकंड, भाई जो इसको ओन करता है वही वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इंसान है, तो नो डाउट इंडिया के अंदर ये लोग अपनी जड़ें फैलाने के लिए क्या करेंगे कि यार बहुत नॉमिनल सी प्राइस में हमें हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, जो टेक्निकली, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जो टेक्निकली आज से पहले कुछ टाइम पहले जियो ने भी किया था। और देखो गाइस, इस केस में ना स्टारलिंक शायद लॉस में जाकर भी इंडियन मार्केट को ग्रैब करे, और ऐसा ही कुछ हमें पुराने समय में ऊबर के साथ भी देखने को मिला था, जहां पर ऊबर एक वर्ल्ड वाइड कंपनी थी, तो उन्होंने क्या करा कि साल 2013 में इंडिया में ना लॉस में जाकर भी बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट दिए, ऑफर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में खुद की एक कंपनी थी, शायद आपको याद हो, टैक्सी फॉर श्योर, भाई वो तक बंद हो गई थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाया था। और उसके बाद क्या करा, ऊबर ने मस्त अपने प्राइसेस बढ़ा दिए और आज की डेट में वो अच्छे खासे लेवल पर सस्टेन कर रही है। तो देखो गाइस, इसमें अब ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि अगर स्टारलिंक एक बार इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है तो वो इंडिया में भी इंटरनेट की एक नई क्रांति को तो जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि एक तो वो हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट को प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ शुरू में तो भाई एटलीस्ट उनके प्राइस जो होंगे वो काफी ज्यादा कम होंगे, जो नो डाउट हर एक कस्टमर के एक्सपेक्ट से भाई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा। लेकिन यहां पर ना गाइस एक चीज हमें बैक ऑफ द माइंड भी रखनी चाहिए, और ये है कि अगर स्टारलिंक ज्यादा स्टेब्लिश हो जाता है और इंडिया से जियो और एयरटेल जैसी कंपनी गायब हो जाती हैं, तो स्टारलिंक का कंपटीशन कोई भी नहीं बचेगा। और जब स्टारलिंक का कंपटीशन कोई बचेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन पर स्टारलिंक जितना चाहे उतना महंगा इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर सकता है, और हमें भाई वो पे करना ही होगा। और शायद आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यही एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट है ना अभी स्टारलिंक को अंदर इंडिया के अंदर स्टैंड अलोन कंपनी के तर्ज पर एंटर नहीं होने देना चाहती है। बट उनका रास्ता तो इस बार क्लियर कर दिया ना जियो और एयरटेल ने। तो इन शॉर्ट आगे आने वाले समय में इंटरनेट को लेकर भाई इंडिया में बहुत बड़ा केओस होने वाला है, जिसमें शायद हमें इंटरनेट सस्ता भी मिल सकता है शुरू में, बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिले, और उसके बाद कंपनियां जब बंद हो जाए तो शायद बहुत ज्यादा महंगा भी मिले। वेल गाइस, अब ऐसा होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है आप मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है क्या स्टारलिंक को इंडिया के अंदर आना चाहिए या फिर नहीं, उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।